तो आज है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला क्यूएनए और इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्ब्स लॉ के ऊपर है और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसके हिसाब से करेंगे ताकि आपको बेस्ट नॉलेज मिले। चलिए, क्या है भाई, तीन चार्जेस हैं और ये किसका है? प्रीवियस ईयर जेई का है। ठीक है, तीन चार्जेस हैं प्लस क्यू स्मॉल क्यू एंड फिर से आइडेंटिकल दो चार्ज होगा प्लस क्यू आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस d/2 एंड d फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहले क्या बनाओ भाई, ओरिजिन बना लो। ठीक, और एक कहां रखा हुआ है d/2 पर और एक आपका d डिस्टेंस पर। तो ये हो गया तेरा सबसे दूर वाला चार्ज और एक हो गया तेरा ये कहां पर, एक चार्ज कहां आ गया आपका ओरिजिन पर। ठीक है, ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है d/2, इनके बीच की दूरी d/2 और ये कितनी हो गई सर आंसर आएगा सी। अगर हम करें नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्लस q एट प्लेस एट x इज 0 इज 0 देन वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज, ये मेरे नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो भाई 2019 में पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं अगर नेट फोर्स इस पर F नेट कितना है 0, तो कह रहे हैं बताओ भैया q की वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई q की वैल्यू क्या होगी। तो क्या सिखाया था मैंने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से F नेट क्या होगा, F नेट हो जाएगा एक बार इन दोनों के बीच का जो है ना फोर्स होगा और एक आपका स्मॉल q। एक चीज तो क्लियर है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे। इसका मतलब क्लियरली क्वेश्चन ये समझा रहा है कि स्मॉल q, क्योंकि मैंने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की कंडीशन पढ़ाई थी ना, उसमें 3 इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कंडीशन क्या थी, जो दो चार्ज होंगे उसके बीच में जो भी चार्ज होगा वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। पहली हिंट हो गई कि इसमें से सिर्फ आंसर जो वही हो सकते हैं जो नेगेटिव हैं, तो दो ही तो आपके ऑप्शन है, दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए एग्जामिनेशन के लिए। तो पहला वाला है। और इसका मतलब है कि अब एक चीज क्लियर है कि इसकी वजह से प्लस क्यू से निकालेंगे तो ये फोर्स हो जाएगा आपका। अब इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, तो लिखने में आसानी आएगा, है ना। फोर्स ऑन नेमिंग कैसे करते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, F13 हो गया। ये नोटेशन से आइडिया लग जाएगा किसकी बात कर रहा हूं, जबकि हम लिखेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। ठीक, ये मॉड लगा दिया और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा क्या बताओ, F12। ठीक, ये हो गया। अच्छा चलो हो गया क्लियर। तो इसका मतलब क्लियर है कि सर अगर F नेट 0 है तो इसका मतलब F13 की वैल्यू F12 के बराबर होगी। इसके लिए क्या होगी, k q q अपॉन d स्क्वायर, यहां पर k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। क्या क्या कट रहा है सर, k q कट रहा है, k q काट दिया, एक कैपिटल Q बचेगा सिर्फ। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन d स्क्वायर अपॉन 4, और ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, q अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्मॉल q अपॉन d स्क्वायर, ये कट गया तो स्मॉल q इज इक्वल टू q/4। अब यहाँ पर ये तो हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला है ना, अगर मॉड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेचर का हो जाएगा, है ना। सर तो मॉड क्यों बताइए, क्या बेटा कहाँ कंफ्यूज, जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो अपने आप को, क्या दिक्कत हो गई। सर मॉड है तो सर नेगेटिव कैसे हो सकता है। अरे मेरे बच्चे, मॉड क्यों लगाया था, सॉल्व करने के लिए ना। वेक्टर में कर रही हो तुम सॉल्व, तुम वेक्टर नहीं कर रही हो ना, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं ना, लेकिन कंडीशन तो पता है, डायरेक्शन यहाँ क्यों बना रही हो, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी ना। तो वहां पे क्या आएगा, चार्ज सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम साइन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नहीं तो दोनों रिपल्सिव फोर्स नहीं हो जाएंगी। समझ में आया, सॉल्यूशन करते टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हैं, वैल्यू ढूंढते तो आंसर क्या हो जाएगा। ऐसे बेकार सवाल आते हैं, बताइए। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ये लिखा दिया, नोट कर लीजिए फटाफट। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ρ। अब एक स्फीयर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका एक वॉल्यूम होगा, तो कौन सी डेंसिटी लगेगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, ρ इज इक्वल टू a अपॉन r स्क्वायर e टू द पावर -2r
अपॉन ए, वेयर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर कांस्टेंट। ठीक, अगर कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। ठीक है, तो कह रहे हैं रेडियस बताओ, आर की वैल्यू क्या होगी। दिखने में बहुत कठिन, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। रो इज इक्वल टू होता है मास टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, बस इतना ही कंसेप्ट लगाना है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से करिए, ट्राई करिए, 2 मिनट ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। टाइमर लगा दें क्या इसमें? चलो एक कंसेप्ट में छोटा सा फिर से सिखा देता हूँ, अगर याद नहीं हो। अगर मैंने इसे कट कर लिया, ये क्या छोटा सा वॉल्यूम dv होगा, इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, dq होगा। अच्छा ये बताओ dq अपॉन dv किसके बराबर होगा, रो के बराबर होगा। रो क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। तो डरने की क्या बात है, जो इतना आसान है। तो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। टोटल चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ही तो करना है, तो बस कर लो इंटीग्रेशन, वैल्यू सारी पुट कर दो, रो उठा के पुट कर दो और कर लो इंटीग्रेशन। क्या टेंशन है, इंटीग्रेशन से डर लगता है तो प्रॉब्लम है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस, है ना। बस यही चीज सीखनी है, बाकी चीजें तो आती हैं, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, जल्दी से बताओ। चलिए, तो यहाँ वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो देखो ध्यान से, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन रो और डीवी का हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अगर आपको वेरिएबल चेंज करना नहीं आता है तो प्रॉब्लम है, वो हम सिखा देंगे फिर। ठीक है, अब आप कर लोगे। अब बस रो की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, सेंटर से कर रहे हैं और किधर को जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, रेडियस तक ना। तो लिमिट क्या होगी इसकी, 0 से कैपिटल आर, बस इतना ही करना है। अब बाकी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए मुझसे फटाफट। ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो पूछिए। अब यहां से इंटीग्रेशन करने के लिए फाइट करना पड़ेगा, रुक नहीं सकते। क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं आता है तो मैंने इतना कर दिया, आप बस वैल्यू पुट कर देते। यहां से ये टोटल चार्ज अगर आपका है, यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, उठाओ 0 to r। ठीक है, टोटल चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू कितनी है, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर स्क्वायर e टू द पावर -2r अपॉन a, और यहाँ क्या जाएगा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर dr। जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर ले लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। तो कॉमन क्या क्या लोगे, ध्यान सोचोगे तो कर लोगे। ये तो समझ में आ रहा है ना, कि वो भी नहीं आ रहा है। सर आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो ये कट जाएगा ना, इतना दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। बस e टू द पावर -2r अपॉन a को ही करना है, a को बाहर ले लेंगे। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to r, और यहाँ क्या जाएगा e टू द पावर -2r अपॉन a, और यहाँ पर एक और चीज आएगी बाहर, वो क्या है 4 पाई, क्या बचेगा dr। एक इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x dx, इसका आंसर होता है e टू द पावर x। ठीक, अब एक और चीज सीखो, एक इंटीग्रेशन था e टू द पावर ax dx, तो e टू द पावर ax अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ ax, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, तो इसी फॉर्मूले को देखेंगे ध्यान से। तो
तो ये e टू द पावर x के फॉर्म में इसको हम x मान लेंगे, मतलब x की जगह मतलब हम r के रिस्पेक्ट में मान लेंगे। तो एज इट इज क्या लिख देंगे भाई 4 पाई a और इधर क्या लिख देंगे e टू द पावर -2r अपॉन a और लिमिट इस पे कितनी लगेगी 0 से r, स्मॉल r की वैल्यू पुट कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अब क्या करेंगे, जिसको अज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में। और यहाँ क्या जाएगा -2r अपॉन, ठीक है, -2 अपॉन a को बाहर ले सकते हैं और dr का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, r का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी, नहीं पता है, बेसिक्स बहुत वीक हैं, कोई बात नहीं। dy dx ऑफ x की पावर n वाला एक फॉर्मूला होता है जिसमें n into x की पावर n minus 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ r की वैल्यू की पावर कितनी है 1, ठीक। तो dr ऑफ -2r अपॉन a, जो चीजें कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती हैं। तो -2 अपॉन a और बचेगा क्या, बचेगा क्या, r बचेगा ना, r की पावर कितनी है 1। तो ये इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, 1 आगे आ जाएगा तो 1 into r की पावर 1 - 1 क्या होगा 0, और r की पावर 0 का मतलब वो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर -2 अपॉन a into 1। यहाँ क्या आएगा देखो 4 पाई a e to the power -2r अपॉन स्मॉल a, अपॉन में क्या जाएगा -2 अपॉन, और लिमिट क्या होगी 0 से r। अब इस पे तो लिमिट लगेगी नहीं तो इसको आप बाहर ले सकते हैं और सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए मुझे आंसर बताइए फटाफट। 4/3 पाई r स्क्वायर था, वहां पर सरफेस एरिया लेंगे, नहीं सरफेस एरिया लेंगे, क्यूब नहीं। ये हमने चेंज इन वेरिएबल का एक कांसेप्ट यूज किया है, यहाँ पर ये 4 पाई r स्क्वायर ऐसे नहीं आता है, इसको हम आपको करके सिखाएंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। बेसिक में सिखाया था लेकिन दोबारा पढ़ना है दोबारा बता देंगे, डी कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। क्यूब को वहां पे स्क्वायर ले लेंगे। नहीं क्यूब को स्क्वायर नहीं लिया गया है, ऐसे रटना नहीं है। चेंज ऑफ वेरिएबल का एक कांसेप्ट होता है इंटीग्रेशन में, उसके तहत हम लोग ने वॉल्यूम चेंज ऑफ वेरिएबल किया है, यहाँ वेरिएबल को चेंज किया है, तो इंटीग्रेशन का चेंज ऑफ वेरिएबल आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे आंसर बताइए। सिर्फ आपको एक चीज मुझे सिखानी है, लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल को, बाकी चीजें आप कर लोगे। जहां तक आपको आ रहा है वहां तक आप करिए बस। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिनकी कैलकुलेशंस वीक हैं उनके लिए। ठीक है, मैथ वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आखिरी से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। चलो वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर फिर 4 पाई a अपॉन, यहाँ पर -2 और स्मॉल a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा e टू द पावर -2r अपॉन a, ठीक। यहाँ 0 से, ठीक, लिमिट पुट करो, ये क्या जाएगा 4 पाई, अभी इसको काट नहीं रहे हैं, बाद में काट देंगे, 2 कैपिटल R अपॉन a माइनस e टू द पावर क्या आ जाएगा बताओ 0, और इसके लिए क्या आएगी 1 आएगी, ये 2 पाई a स्मॉल a, यहाँ माइनस साइन है, आ जाएगा e टू द पावर -2r अपॉन a माइनस 1। किसी भी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये माइनस साइन अंदर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, और यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस, ठीक है। यहाँ तक करिए फटाफट। ये आपने क्या निकाल दिया टोटल चार्ज, लेकिन अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई सर, क्योंकि ये तो लॉगरिथम के फॉर्म में दिया हुआ है ना। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से आपका क्या है भाई, लॉगरिथम अप्लाई कर दो किसके ऊपर, अगर इसके ऊपर लॉगरिथम अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, लॉगरिथम अप्लाई करो।
आपको एक चीज सिखाता हूं मैं, देखो a टू द पावर x इज इक्वल टू अगर n है और इसके ऊपर अगर log लगा देंगे तो log बेस a n की वैल्यू किसके बराबर होगी, x की बराबर होगी। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे हम लोग, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ट्राई करो बस। और हमें क्या चाहिए बेटा, रेडियस के फॉर्म में चाहिए, रेडियस के फॉर्म में चाहिए ना। तो देखो पहले इस फॉर्म में तो बना ले, a टू द पावर x इज इक्वल टू n के फॉर्म में। तो देख यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये 2 पाई किधर आएगा, इधर ना। इतना डरते हो और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो क्या आ जाएगा, q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 कैपिटल R अपॉन a, है ना। अब देखो इसमें से एक्सपोनेंशियल उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, e टू द पावर माइनस 2r अपॉन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब लगा लो, तो मैंने कुछ दे दिया, a टू द पावर x इज इक्वल टू n के फॉर्म में कुछ दिया मैंने। अब दिमाग लगाइए, बस पावर क्या है, निगेटिव है, ध्यान रखिएगा। पावर निगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, तो क्या आ जाएगा बताओ, 1 अपॉन के फॉर्म में उल्टा कर दे तो e की पावर अगर प्लस 2r अपॉन a करेंगे तो ये क्या जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 2 पाई, बताओ कैपिटल A स्मॉल a। और अब एकदम आपका सेम फॉर्म बन गया, a टू द पावर x इज इक्वल टू n, n क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। अब बुद्धि लगाओ, ठीक। तो log क्या होता है n, तो log किसका होगा, इसका, और बेस में क्या जाएगा e, क्योंकि बेस में क्या गया था a, बस यहीं से, तो यहां से आ जाएगा। और पावर में क्या आएगा, पावर में देखो क्या, पावर में क्या आएगा, पावर में क्या है, ये x क्या है तुम्हारा, मिलाओ इसको, x तुम्हारा 2r अपॉन a है, ठीक है। तो इसका मतलब है, ध्यान से देखना, log बेस e, और ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a, ठीक ठीक, इज इक्वल टू माइनस, इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 2r अपॉन, ठीक है। और क्या चाहिए था, रेडियस चाहिए था ना, निकल गया रेडियस। बस इस a को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो a बाई 2 log base 1 अपॉन 1 माइनस q 2 पाई a। अरे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें, ठीक है, समझ में आया। बस एक चीज समझ नहीं आई सर, ये कैसे हुआ, इसके लिए मुझे अलग से तुम्हें इंटीग्रेशन का लॉ सिखाना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही पढ़ाना है मुझे, बाकी सब तो आपको आ गया जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। ये आखिरी स्टेप आपको करना है, आखिरी स्टेप मैंने किया नहीं है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस a को इधर कर दोगे और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो ना, r इज इक्वल टू क्या जाएगा, a बाई 2, मैं कहाँ लिख दूं, देखो एक साइड ऐड करता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा लास्ट में r इज इक्वल टू a बाई 2 log 1 अपॉन 1 माइनस q अपॉन 2 पाई, यही हमारा। इससे डिफिकल्ट आपको कोई क्वेश्चन जिंदगी में नहीं मिलेगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इससे आप नहीं घुमा सकते। और देखो घुमाया क्या, सिर्फ इंटीग्रेशन, सिर्फ इंटीग्रेशन, सिर्फ इंटीग्रेशन। और क्या क्या है आपके पास, आपको लॉग और एंटी लॉग नहीं आता है। ये क्या है, एंटी लॉग के फॉर्म में, ये लॉग के फॉर्म में, ठीक। इसी को उल्टा करोगे तो वापस से क्या बन जाएगा, इसी कहते हैं एंटी लॉग। इतने से कंसेप्ट से ये क्वेश्चन आपका हुआ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं दो आइडेंटिकल है कंडक्टिंग स्फीयर, सेंटेंस बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, कंडक्टिंग स्फीयर है A और B carrying equal charge, they are separated by a distance much larger than their diameter, ठीक, and the force between them is F. A third identical conducting sphere C is uncharged
sphere C is first touched to A, then to B, and then removed as a result the force between A and B would be equal to। बहुत आसान क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मानता हूँ इसको, ये आपका डिफिकल्टी के पैटर्न पे कुछ भी नहीं है। पहले क्या कर दिया, चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हें अगर फोर्स निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, तीनों स्फीयर का चार्ज निकाल लो। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिकल स्फीयर है ए और बी, तो इनके पास क्या होगा, चार्ज इक्वल होगा। ये हो गया तेरा आइडेंटिकल, ये हो गया स्फीयर ए, ये हो गया तेरा स्फीयर बी। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है मच लार्जर देन देयर डायमीटर, इनके जो डायमीटर है उससे ज्यादा दूरी है इनके बीच में। तो ये हो गया तुम्हारा सेंटर इसका, ये हो गया तुम्हारा सेंटर इसका, ठीक है। ये 2r से ज्यादा है, जो इनके बीच में दूरी है वो क्या है, 2r से ज्यादा है इनका। अगर हम मान लेते हैं रेडियस कितना, स्मॉल r, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी ग्रेटर देन d, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 2r, ठीक है। जितनी जानकारी उतना ही दिमाग लगाएंगे, है ना। आगे देखिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, लार्जर देन द डायमीटर एंड फोर्स बिटवीन देम इज f, इनके बीच में फोर्स कितना मान लेंगे, f, रिपल्सिव मान ले, आइडेंटिकल है तो, ठीक। अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर C इज अनचार्ज्ड, स्फीयर C इज फर्स्ट टच टू A, अनचार्ज था तो इसका मतलब है कि पहले जब इससे टच कराएंगे तो क्या होगा भाई, दोनों पर बराबर बराबर चार्ज आएंगे। तो इधर कितना आ गया q/2, इधर कितना आ गया q/2। उसका कह रहे हैं कि then to be b, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं b से टच कराओ। तो अब जब इसको लेके जा रहे हैं तो अब ये अनचार्ज नहीं रहा और q/2 चार्ज था, ठीक। तो ये अभी कितना हो जाएगा, देखो पहले तुम टोटल चार्ज निकालो सिस्टम का, कितना आ गया 3q/2, फिर इसका भी हाफ करो तो कितना आ जाएगा 3q/4 इधर और 3q/4 इधर। याद रखना दोनों स्फीयर पर इक्वल चार्ज होंगे। तो जब ये आया तो इसके पास पहले से q/2 था, तो सबसे पहले टोटल चार्ज निकालो दोनों का मिला के, q + q/2 कितना आ गया 3q/2, और अब इसका भी आधा आधा होगा दोनों में, तो क्या हो जाएगा इंडिविजुअल चार्ज पे 3q/4। इधर देखो ध्यान से, अब इसको हटा दिया, अब इनके बीच में निकाल लो। तो आपको q1 पता है, आपको q2 पता है, और आप डिस्टेंस कुछ भी मान लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्स के केस में जो डिस्टेंस रहा होगा उस फॉर्म में सोचो। तो यहाँ से कितना, कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, कितना आसान क्वेश्चन है यार, ठीक। हमने डिस्टेंस d मान लिया, तो क्या हो जाएगा इनिशियली f = क्या होगा kq²/d, यही तो होगा। अभी कितना है f न्यू कितना है बताओ, k बताओ 3kq² कितना हो जाएगा अपॉन 8d। तो kq²/d क्या 3/8, which option is correct, d ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक आध क्वेश्चन ही होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बेकार से, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए फटाक से। क्या है भाई, यहाँ पर shown in the figure are 2 point charges +q and -q inside the cavity of a spherical shell. The charges are kept near the surface of the cavity on opposite sides of the center of the shell. If sigma1 is the surface charge on the inner surface and q1 net charge on it, and sigma2 the surface charge on the outer surface and q2 net charge on it, then बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आराम से सोच लो, फिर इसका करना, आराम सोच के फिर करना। दोनों पॉइंट चार्जेस कैविटी के अंदर हैं, ध्यान देना। और जो यहाँ पर शेल, द चार्जेस आर केप्ट नियर द सरफेस ऑफ द कैविटी, ये कैविटी है मतलब खाली जगह है, ठीक। उसका क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर एक इनर रेडियाई है, एक आउटर रेडियाई है, ठीक।
उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर सिग्मा 1 क्या है, सरफेस चार्ज है इनर का, मतलब यहाँ पर अगर डेंसिटी होगी सिग्मा 1 होगी, ठीक है, और बाहर कितनी होगी, सिग्मा 2 होगी, ठीक है। और कह रहे हैं अगर नेट चार्ज Q1 अंदर अंदर जो शो कर रहा है वो कितना है, Q1, और बाहर कितना है, Q2, ठीक। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, बताओ भैया। तो इसके कारण इन अंदर वाले चार्जेस के कारण ही तो यहाँ पे इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वही तो यहाँ पर हो रहा है। एक बाहरी, ये तो बाहरी हो गए, कैविटी है ना, तो इसे मान लो एक रिंग है, उसके पीछे बैठे हुए ये लोग, इनके कारण क्या होगा, एक न्यूट्रल बॉडी होती थी, याद नहीं है आपको, उस पर क्या होता था, एक पॉजिटिव 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 और एक नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसे होता था ना, इक्वल एंड अपोजिट, कितने 5 हैं, ये भी 5 हो गया लोग, ठीक। और किसके वजह से हो रहा था ये, यहाँ पर एक रॉड होती थी माइनस चार्ज की, है ना, ये रॉड आती थी और ये इन्फ्लुएंस करती थी, इसी प्रकार से ये दोनों मिलकर इन्फ्लुएंस करेंगे चार्ज को, और अंदर अगर Q1 आएगा तो बाहर भी इंड्यूस होगा Q2, जैसे यहाँ हो रहा है, देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया, और जब हम यहाँ रास्ता देते थे तो फिर उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, ये समझ में याद आ गया, ठीक। इस केस में देखो नेट चार्ज कितना है अंदर, Q नेट कितना है, Q माइनस Q, अरे ये तो 0 हो गया सर, तो यहाँ पर Q1 कहां से आएगा, वो भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला सही है क्या, अरे यहाँ तो डेंसिटी कह रहा है 0 नहीं है, अरे जब चार्ज 0 है सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन जो भी आपका, अगर वॉल्यूम ले रहा तो वो वॉल्यूम ले लो, लेकिन यहाँ सरफेस ले रहे हैं, सरफेस की बात होगी, सरफेस एरिया लेंगे यहाँ पर, तो जब Q1 ही 0 है तो सिग्मा 1 कैसे नॉट इक्वल टू 0, तो बी ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, एक को देखा एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन प्रोसेस देखो, यहाँ कह रहे हैं Q1, ये भी गलत होगा, सी वाला, ठीक, यहाँ पर अरे ये भी गलत हो गया, ठीक, कैसे, कह रहे हैं Q1 नॉट इक्वल टू 0, और Q1 होगा कहां से जब नेगेटिव चार्ज 0 हो गया, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर, तो ये देखो लॉजिकल क्वेश्चंस है, ठीक है, समझ में आया, दिमाग खोल के क्वेश्चंस करने, ठीक है, बंद करके नहीं, पेन ही नहीं चलानी इसमें, ठीक है। तो केस का कलर ठीक करना पड़ेगा, चलिए वो मैं ठीक कर देता हूँ, समझ में आया। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जे के ऊपर, दो चार्जेस हैं, ठीक है, दोनों के इक्वल हैं चार्ज, ठीक है, इक्वल टू Q आर केप्ट एट डिस्टेंस x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a ऑन द x एक्सिस अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q naught is equal to q by d is placed at the origin. If charge q naught is given a small displacement which is much less than a along the y axis, the net force acting on the particle is proportional to, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस फिगर बनाना पड़ेगा, अगर फिगर नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। एक तो क्लियर है, सिंपल है कि आपका दिया हुआ है, पोजीशन बना ही सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन के हिसाब से, तो लोकेट कर लो चार्जेस को, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा ओरिजिन, ठीक है। क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू -a, मतलब यहां मान लें x इज इक्वल टू -a पे एक चार्ज है, यहां पर ये लिख दिया मैंने चार्ज, कोऑर्डिनेट लिख दिया -a, 0, एक चार्ज हो गया आपका प्लस a पर, ये हो गया तुम्हारा a, 0, एक चार्ज हमने यहां पर पुट कर दिया q/2, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 0। अब कह रहे हैं इसको y एक्सिस के अलोंग क्या करा रहे हैं हम, y एक्सिस के अलोंग इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक, यहां ले आ रहे हैं, मान लो ये हो गया वो पॉइंट P, जहां पर हमने क्या कर दिया q/2 को डिस्प्लेस कराया, कितना कराया, y कराया, है ना। तो कह रहे बताओ नेट जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जल्दी से मुझे बताइए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, कूलम्ब्स लॉ ही है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो दो चार्जेस हैं ये आइडेंटिकल हैं, तो मैं इनको नेगेटिव मान लेता हूं ताकि आसानी समझ में आए, ठीक, इसको मैंने क्योंकि पॉजिटिव मान लिया, इसको तुमने क्या मान लिया, पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा ये, ठीक है। तो इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, जिस लाइन के अलोंग क्या होगा आपका फोर्स लग रहा होगा। चलो ठीक है, मैंने इस पॉइंट बी से पी पर कितना बल लगा, तो यहाँ से एक बना लिया लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिसके अलोंग मेरा एक फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स इधर लग रहा होगा, गलत कर दिया कुछ मैंने, हाँ, दो फोर्सेस हैं, ठीक है। अच्छा रिजल्टेंट कहाँ आएगा, अलोंग द वाई एक्सिस आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर
एक चीज समझने के लिए तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर दो आइडेंटिकल फोर्स होते हैं, क्यों? क्योंकि ये चार्ज जितना उतना चार्ज ये भी है, जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। दो वेक्टर कभी भी अगर बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, उनका रिजल्टेंट हमेशा कहाँ होता है, कितने डिग्री पर होता है? 45 डिग्री पर होता है, किसी भी एक वेक्टर से आप देख लो। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अलोंग द y एक्सिस आएगा कि नहीं आएगा फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? कोई एक एंगल मान लो, अगर हमने ये एंगल क्या मान लिया, थीटा, यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, बराबर ही एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे कह रहा हूँ सर, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो जरा इसको ट्रायंगल के फॉर्म में पढ़ाओ आप। तो अब मैं सब मिटा देता हूँ और ट्रायंगल बनाता हूँ सर, ये सारी लाइनें मिटा देता हूँ और यहाँ पर एक ट्रायंगल के फॉर्म में पढ़ाता हूँ, बहुत सिंपल, मजा आएगा पढ़ने में। एक ट्रायंगल बनाऊंगा और ट्रायंगल से आप देखना कर लोगे। ये पॉइंट P है जहां पर आपका q/2 एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट -q ले लिया मैंने ताकि आपको समझ में आए ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, नहीं तो अभी आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अपने लिए। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है बताओ? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओरिजिन से इधर a उधर a, तो कितना आ गया 2a। सही है, क्लियर है? यहां से ओरिजिन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इसके, ये हो गया आपका। ठीक, देखते हैं ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल, ये हो गया तुम्हारा एक ट्रायंगल। क्या बताओ, यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि सर ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ठीक है, दोनों बराबर हैं और ये पॉइंट दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर लाई कर रहा है, तो एंगल भी सेम सबटेंड करेंगे। अब फोर्स के फॉर्म में पढ़ लें, तो रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना, तो एक फोर्स आपका इधर, एक फोर्स आपका इधर। ठीक है, तो इस फोर्स का अगर रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, नीचे की तरफ, F cos थीटा। तो मैं यहाँ नीचे से एरो बना के लिख रहा हूँ F cos थीटा इसके वजह से, और फिर आपका दूसरे वाली वजह से प्लस F cos कितना आ गया, ये तो सर 2F cos है, इसके लिए तो कोई वेक्टर वेक्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बिना वेक्टर के आंसर आ गया। फिर इसके दो कंपोनेंट इधर भी होंगे, एक होगा F sin थीटा और एक इधर होगा F sin थीटा। ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना, तो F नेट क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2F cos थीटा, cos थीटा निकल जाएगा पाइथागोरस से। cos थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपॉन, तो बेस कितना है, ये वाली दूरी, देखो ना, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, देखो ना, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड छोटी वाली कौन सी, बेस, जो कि क्या है, y है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया तेरा, हाइपोटेनस। क्लियर है? ठीक, चलो इसको भी मान लो, कुछ इसको तुम r मान लो, इसको क्या मान लिया हमने, r मान लिया। ठीक है, कलर चेंज कर देते, एक ही कलर से जो है कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको हमने क्या मान लिया, r। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, अगर f की बात करें, f तो बहुत सिंपल है ना, क्या होता है भाई, फोर्स निकालना है अगर तो क्या करेंगे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो उस केस में क्या आ जाएगा 2, f की वैल्यू कितनी आएगी इसकी वजह से, k q इंटू q/2। फोर्स की बात कर रहा हूं, अब ये प्रॉब्लम हो गई, हमने फिगर ही नहीं बनाया। ये था बेटा, ये देखो ये q था और यहाँ पर ये q/2 था और यहाँ पर ये q था, है ना। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, a होगी ना, है ना। F तो यहाँ निकल रहा था ना, बाद में हमने इसको ऊपर नीचे किया ना, तो F की निकालना तो आसान है ना, k q इंटू q/2 अपॉन a स्क्वायर। ठीक, मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इसको, अपॉन a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब ऑप्शंस देखो, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तुम, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो देखूंगा ऐसे, यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आएगा, इस रिजल्टेंट को निकाल लो, हाइपोटेनस निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, हाइपोटेनस आएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना आ जाएगा, वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस, सारी उठा के वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो यहां से अगर करेंगे तो y किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है कि डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा बेटा,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y के रहेगा, क्यों? एक और कंडीशन है यहाँ पर, y इज वेरी वेरी मच लेस देन a। पूरा करके दिखाऊंगा तभी आएगा। मैं आपके चेहरे देख के समझ रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं आ रहा। मैं दोबारा से कर दूंगा, परेशान। चलो देखो, तो यहां से जितना समझ में आया बस उतना लिखेंगे। एफ नेट इज इक्वल टू क्या था, देखो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहां था दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, एक मिनट। तो यहां तक क्या आ गया भाई, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, और cos थीटा इंटू cos पे क्या होगा y अपॉन बताओ r, और r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू निकाली थी ना अंडर रूट करके। तो f नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कट जाएगा, ये 2 यहाँ से कट गया, बचा क्या k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू y अपॉन r की वैल्यू कितनी थी अंडर रूट y स्क्वायर प्लस बन गया रिलेशन। हमें तो प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी थी ना, ठीक। तो यहां से ये y दिख रहा है, लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हुआ। सिंस y इज वेरी वेरी लेस देन, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम 0 मान ले, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इस केस में ये निकाला है ना डिस्टेंस, तो फोर्स तो यहाँ निकाल रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या गलती हो गई, गलती क्या हो गई, हम बाद में यही करने वाले हैं, तो कोई दिक्कत होना नहीं है। देख लो, ये हो गया तुम्हारा, रूट में था, रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना वापस से। तो देखो क्या आ गया, एफ नेट, इसको भी ठीक कर दे रहे हैं, क्या जाएगा 2 इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस तो यही थी, फिगर भी सही बना था, ये निकालना था ना, ये निकाला तो है बगल में, वहां पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया था ताकि आपको इनिशियल कंडीशन के बारे में पता रहे। अच्छा देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 0 मान लेंगे तो बचेगा क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये देखो ना, यहाँ ये 0 हो गया, तो ए स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर था, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो वैसे भी हट गया, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर बचेगा, ठीक, और इनटू क्या बचेगा y अपॉन, यहाँ पे ये 0 हो गया तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। इसका मतलब है कि q स्क्वायर y अपॉन a q, क्योंकि यहाँ से a निकलेगा, a इनटू a स्क्वायर क्या आ जाएगा a q। तो f नेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, ये चीज पहले भी दिख गई थी। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, ठीक है, तो ये था तुम्हारा जेई का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब फोर्स, है ना, उसके ऊपर जेई का क्वेश्चन हो गया। अब नीट का करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस की तरह आपके काम आएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास में क्वेश्चन ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।